नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या भारत दक्षिण एशिया की सीमाओं की तस्वीर बदलने जा रहा है? मई 2026 में मात्र 20 दिन के भीतर भारत सरकार ने 3 ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। एआई आधारित सीमा निगरानी प्रणाली जनसंख्या और जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया और सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़बंदी के विस्तार की योजना बनाई गई। इन निर्णयों ने पूरे दक्षिण एशिया में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। क्या यह केवल सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश है, या फिर भारत अपने सीमाओं के प्रबंधन, अवैध घुसपैठ, तस्करी और बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक नई रणनीति लागू कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन कदमों से दक्षिण एशिया की भू राजनीति, सीमाई संबंध और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी फैसलों, इनके संभावित प्रभावों और दक्षिण एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, जिससे कि आप जो भी वीडियोस हैं उसको लाइव आकर देख सकें। साथ में ही वीडियो को देखने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। भारत का बड़ा प्लान, नेपाल बांग्लादेश पर नजर, क्या बदलने वाली हैं सीमाएं? समाचार पत्रों को अगर हम बात करें तो दो समाचार पत्र है। सून स्मार्ट बॉर्डर बॉर्डर प्रोजेक्ट टू मेक फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान बांग्लादेश इंप्लीमेंटेबल, अमित शाह कह रहे हैं। राइटर्स ने एक न्यूज कवर किया है, बांग्लादेश बुस्ट विजिलेंस ओवर सस्पेक्टेड फोर्स क्रॉसिंग फ्रॉम इंडिया। साथियों, आपके स्क्रीन पर भारत है और भारत के पड़ोसी देश आपको दिख रहे हैं। उत्तर में नेपाल, इधर बांग्लादेश, नीचे अगर श्रीलंका देखें, इधर पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, यहां आपको भूटान देखने को मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जिस बात से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, वो बात यह है कि अब हमें समझना है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान जो है वो भारत की सीमा नीति की ओर खींच दिया। साथियों, मई 2026 यानी कि इसी वर्तमान महीने की मैं बात कर रहा हूं, भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन फैसलों को अलग अलग घटना के माध्यम से जो है वो की तरफ से जो है वो अलग अलग नहीं किया गया, बल्कि एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। 9 मई 2026 को सीमावर्ती भूमि पर एक बड़ा निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एक पहल को आगे बढ़ाया। सरकार का तर्क यह था कि सीमा के निकट स्थित संवेदनशील क्षेत्र पर बेहतर निगरानी और नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। 9 मई के बाद 22 मई को स्मार्ट बॉर्डर परियोजना के बारे में बात किया गया, जिसमें इस परियोजना को लेकर जो कदम सामने आ रहा है उसमें यह बात हो रही है कि इसका उद्देश्य है पारंपरिक सीमा सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग करना है, स्मार्ट सेंसर का जो है प्रयोग करना है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो है वो प्रयोग करना है, और इसके अलावा स्वचालित चेतावनी प्रणाली जैसी तकनीक का भी उपयोग करना है। यानी कि सरकार का दावा है कि इससे सीमा पर होने वाली घुसपैठ, तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान पहले से अधिक तेज और प्रभावी तरीके से जो है वो की जा सकती है। आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करना उद्देश्य है, जनसंख्या परिवर्तन पर सख्त नीति लाना है और आधुनिक तकनीक और निगरानी से जो है वो सीमाओं को, भारत की जितनी भी सीमाएं हैं उनको लैस करना है, क्योंकि सीमा पर तकनीक, जवान की तैनाती और बाड़बंदी, इन तीनों के माध्यम से है भारत की सीमाओं को जो है वो सुरक्षित करना है। कारण घुसपैठ, अवैध रूप से जो जनसंख्या में बदलाव हो रहा है, और इसके लिए ड्रोन, एआई, सैटेलाइट, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, हर प्रकार की गतिविधियों को जो है वो यूज करना है। और इससे आपका जो बॉर्डर बनेगा वो स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत आपका बॉर्डर जो है वो स्मार्ट बन जाएगा। जैसे कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एआई पावर्ड होगा, कोई भी संदिग्ध गतिविधि होगी तो उस पर अलर्ट आ जाएगा, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी हर गतिविधि पर, एआई कैमरा जो है इससे फेशियल जो है रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा, एआई ड्रोन सर्विलेंस 24/7 जो है वो निगरानी करेंगे। साथियों, सबसे बड़ी जो आवश्यकता है इस समय भारत को, भारत और बांग्लादेश की सीमा को लेकर, और इसमें पूरा उद्देश्य यही है
कि बांग्लादेश और भारत के सीमाओं की बाड़बंदी और सीमा और संरचना को जो है वह बहुत ज्यादा मजबूत किया जाए। भारत का मानना है कि लंबी और जटिल सीमा के कारण अवैध आवाजाही, तस्करी, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां लगातार जो है वो भारत के लिए बन रही हैं। इसलिए सीमा पर भौतिक अवरोधों और तकनीकी निगरानी दोनों को साथ साथ बढ़ाने की आवश्यकता जो है। 26 मई को डेमोग्राफिक चेंजेस पे एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई और इसके बाद इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति को जो है वो घोषणा किया गया। और इस समिति का उद्देश्य यही था कि उसे ये समझना था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जनसंख्या संरचना में जो बदलाव हो रहा है उससे सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ रहा है। और यही कारण है कि कई विश्लेषक इन तीनों घटनाओं को अलग अलग फैसले के रूप में नहीं बल्कि भारत की उभरती हुई नई सीमा सुरक्षा रणनीति के रूप में जो है वो देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न इससे ये है कि क्या इन कदमों का प्रभाव केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा तक सीमित रहेगा या फिर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध तथ्य तथा पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। साथियों, इसे हमें समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलना होगा, इतिहास को खंगालना होगा और इस प्रकार से सीमा पर सुरक्षा दीवार का विस्तार करने की जो बातें हैं मैं इमेजेस के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। साथियों, बांग्लादेश युद्ध 1971, आजादी की लड़ाई और मुक्ति वाहिनी संघर्ष, ये सब आपको याद ही होगा, इस पर कई बार हमने चर्चा भी की है। बांग्लादेश युद्ध 1971 के बारे में, जहां लाखों लोगों को संघर्ष, अनगिनत शहीदों का बलिदान, 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ था। और समस्या वही फिर प्रवासन की, सुरक्षा पहचान की और ये सारी समस्या हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि थोड़ा सा हमें इतिहास के पन्नों को जो है वो समझना होगा, इतिहास के पन्नों पर को जो है वो हमें पलटना होगा। और इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट रहे हैं तो हमें इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 1947 तक की यात्रा जो है वो करनी होगी। 1947 जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन के साथ ही दक्षिण एशिया की राजनीतिक सीमाएं जो है वो पूरी तरह से बदल गई। लाखों लोगों का पलायन हुआ, नई सीमा बनी, सीमा प्रबंधन पे एक बहुत बड़ी चुनौती जो है भारत के सामने आई। भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश के बीच लंबी और जटिल सीमा अस्तित्व में आई, जहां कई क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध सीमाओं के दोनों ओर बने रहे। 1971 में जब बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध हुआ तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़ी संख्या में शरणार्थी जो है वो भारत आ गए। उस समय भारत ने मानवीय आधार पर शरण दे दिया, लेकिन उसके बाद सीमा पार आवागमन, प्रवासन का मुद्दा भारतीय राजनीति और सुरक्षा विमर्श का एक स्थायी हिस्सा बन गया और यहीं से अवैध प्रवासन और सीमा प्रबंधन पर बहस जो है वो तेज होने लगी। 1979 से लेकर 1985 तक आसाम में एक बड़ा जन आंदोलन चला। आंदोलनकारियों का आरोप था कि बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन के कारण राज्य की जो जनसंख्या की संरचना है, उस राजनीतिक प्रतिनिधित्व है और सांस्कृतिक पहचान जो है वो सभी प्रभावित हो रही है। और इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि 1985 में असम समझौता, जिसे कि हम असम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं, वो सामने आया, जिसने नागरिकता और प्रवासन के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस का जो है इसे विषय बना दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनआरसी का मुद्दा, और एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का जो मुद्दा जो सामने आया, तो इसके समर्थकों का यह कहना था कि इससे वैध और अवैध निवासियों के बीच अंतर स्पष्ट होगा। वहीं आलोचकों ने इसे प्रशासनिक, मानवीय और संवैधानिक चुनौतियों से जुड़ा हुआ विषय बना दिया। हालांकि एनआरसी पर मतभेद बने रहे, लेकिन इससे सीमा सुरक्षा और नागरिकता से जुड़े प्रश्नों को फिर से राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया गया। साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर हम बात करें तो प्रवासन पर जो बहस है वो सुरक्षा, पहचान और मानवीय दृष्टिकोण, इन तीनों से हमें समझना आवश्यक है। पिछले कई वर्षों से भारत में यह बहस जारी है कि सीमा पार होने वाला जो प्रवासन है वह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सुरक्षा के रूप से वो कितना प्रभावशाली बन रहा है। एक पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों से जुड़ा हुआ मुद्दा मानता है, वहीं दूसरा पक्ष इसे आर्थिक कारण, ऐतिहासिक संबंध और मानवीय पहलुओं पर जो है वो जोड़ देता है। यानी यह केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़ा एक जटिल विषय है। अब हम भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बारे में और प्रवासन के मुद्दों के ऊपर चर्चा तो कर ही रहे हैं, और हम ये भी ध्यान दे रहे हैं कि जनसंख्या परिवर्तन, प्रवासन नीति जो है वो किस प्रकार से भारत में बदलाव को जो है प्रभावित कर रही। हमने भारत की आधुनिक सीमा की सुरक्षा को किस प्रकार से एडवांस किया जाए, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। और हमने ये भी बात किया कि किस प्रकार से सरकार की योजना है कि डिटेक्ट किया जाए, डिलीट किया जाए और डिपोर्ट किया जाए। डिटेक्ट का मतलब अवैध रूप से जो भी प्रवेश कर चुका है, वीजा ओवरस्टे है, उसे पहचान किया जाए,
डिलीट का मतलब है कि अवैध रिकॉर्ड और फर्जी पहचान सिस्टम से उसको हटाया जाए, और डिपोर्ट का मतलब है कि जो भी लोग अवैध रूप से हमारे देश में रहे हैं उनको वापस जो है वो भेजा जाए। साथियों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम नेपाल को लेकर अगर हम बात करें, साथियों भारत और नेपाल की सीमा को लेकर भी कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि भारत और नेपाल की जो सीमा है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच एक विशेष व्यवस्था यह है जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं, और यह व्यवस्था दशकों से दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों की पहचान रही है। लेकिन जिस प्रकार से सुरक्षा का परिवेश बदल रहा है, सीमा पार अपराध शुरू हो रहा है, तस्करी और क्षेत्रीय चुनौतियां जो है वो जो सामने आ रही हैं, वो समय समय पर व्यवस्था को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है कि दोनों देशों के बीच में जो खुली सीमा है, इस खुली सीमा को जो है वो किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। हालांकि दोनों देशों की सरकार लगातार कहती रही है कि खुली सीमा दोनों देशों की मित्रता और सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारत सीमा सुरक्षा को अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहा है? क्या इसकी वजह केवल घुसपैठ, अवैध रूप से घुसपैठ और तस्करी है? क्या इसके पीछे बदलता जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो है, या यह आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता का विषय है, या फिर भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां सीमाओं की सुरक्षा केवल सैनिक चौकियों से नहीं बल्कि एआई, डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीक के माध्यम से की जाएगी? और क्या रणनीति आने वाले वर्षों में पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और कूटनीति को प्रभावित कर सकती है? और इसी का विश्लेषण हमें धीरे धीरे जो है वो करना है। साथियों, अब हम जिस मुद्दे के ऊपर आ रहे हैं वो सबसे संवेदनशील और राजनीतिक पहलू है। सीमा सुरक्षा, जनसंख्या में बदलाव और अवैध प्रवासन जैसे विषय केवल सुरक्षा के मुद्दे नहीं होते, बल्कि इनका संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और मानव अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। और इसी कारण इस विषय पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है। सरकार का पक्ष जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है। सरकार जो है वो कह रही है कि जिस प्रकार से वैश्विक सुरक्षा वातावरण बदल रहा है, सीमाओं की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सरकार का तर्क यह भी है कि यदि सीमाओं पर प्रभावी निगरानी नहीं होगी तो घुसपैठ, तस्करी, संगठित अपराध और सुरक्षा संबंधी खतरे जो है वो बढ़ सकते हैं। सरकार का मानना है कि आधुनिक सीमाओं की सुरक्षा केवल सैनिकों की संख्या बढ़ाने से नहीं होगी, बल्कि तकनीक आधारित निगरानी को जो है वो सुनिश्चित करना होगा। सरकार का यह भी कहना है कि अनियंत्रित और अवैध जो प्रवासन हो रहा है वह प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को जो है पैदा कर रहा है। इस कारण स्थानीय संसाधन, रोजगार, सार्वजनिक सेवाएं और प्रशासनिक व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। सरकार का दावा है कि प्रभावी सीमा प्रबंधन का उद्देश्य वैध और अवैध आवाजाही के बीच में स्पष्ट अंतर स्थापित करना है। साथ ही सरकार की दृष्टि में सीमा केवल एक भौगोलिक रेखा नहीं बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता का भी प्रतीक है। इसलिए सीमा का बाड़बंदी, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना, जनसंख्या का अध्ययन जैसे पहलुओं को वो भी जो है वह राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति के हिस्से के रूप में देखना है। लेकिन वही जो विपक्ष है वो सीधे ये कह रहा है कि इन जनसंख्या और जनसांख्यिकी बदलाव को केवल सीमा पार प्रवासन के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जनसंख्या के परिवर्तन के कई सारे कारण जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि शहरीकरण, रोजगार के अवसर, शिक्षा, औद्योगिक विकास, आर्थिक प्रवासन, सामाजिक परिवर्तन, और इसलिए जनसंख्या में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसे सीमा पार प्रवासन से जोड़ना जो है वो उचित नहीं माना जा सकता है। वहीं अगर हम आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से कई विशेषज्ञ वर्ग ये भी मानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मुख्यतः आर्थिक अवसरों से जुड़ा होता है, जिससे कि बेहतर रोजगार, व्यापार, जीवन स्तर की तलाश में लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए किसी क्षेत्र की आबादी में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव हो रहा है तो इसके पीछे आर्थिक कारणों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आलोचक ये भी कहते हैं कि भारत के भीतर ही करोड़ों लोग हर वर्ष एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाते हैं। कई बार स्थानीय जनसंख्या संरचना में भी बदलाव देखने को मिलता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही के कारण इस प्रकार की समस्या है। जनसंख्या के जो विशेषज्ञ हैं, जो भी डेमोग्राफिक एक्सपर्ट है, वो भी मानते हैं कि विभिन्न क्षेत्र और समुदायों में जन्म दर, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक परिस्थितियों में अंतर होने के कारण आबादी की संरचना समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सर, भारत इन सभी कदमों के माध्यम से आखिर हासिल क्या करना चाहता है? यदि हम स्मार्ट मीटर बॉर्डर लगाएं, सीमा बाड़बंदी करें, एआई निगरानी करें, जनसंख्या का अध्ययन करें, तो इसको अगर एक साथ देखें तो इसके पीछे अगर स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य जो दिखाई देते हैं तो हमें ये दिखता है कि इससे हमारे बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बॉर्डर लगभग 15,000 किलोमीटर तक बॉर्डर जो है वो लैंड जो है वो स्थलीय है। इसके अलावा स्मार्ट सर्विलेंस के माध्यम से जो है वो सीमा सुरक्षा केवल चौकिया और गश्त तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एआई, ड्रोन सेंसर और डेटा एनालिसिस का उपयोग करके
भारत इस दिशा में आगे जब बढ़ेगा तो इसका उद्देश्य ये रहेगा कि संदिग्ध गतिविधियों की त्वरित पहचान कर ली जाएगी, रियल टाइम निगरानी हो जाएगी, सीमित संसाधनों से बेहतर उपयोग होगा और मानवीय त्रुटियां जो है वो कम होंगी। इसके अलावा बेटर मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं जो है बढ़ जाएंगी, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का एक सीमा सुरक्षा की जो रणनीति है, इसके आगे की सोच की अगर हम बात करें तो इसके पीछे एक व्यापक सोच जो है वो दिखाई दे रही है कि वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जाए, आंतरिक स्थिरता को बनाए रखी जाए, सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाया जाए, तकनीकी श्रेष्ठता को विकसित किया जाए और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार रहा जाए। साथियों, भारत का व्यापक रणनीतिक उद्देश्य यही है कि यदि इन सभी पहलों पर एक वाक्य में इसको समझना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का लक्ष्य ये है कि मानव आधारित सीमा सुरक्षा से तकनीक आधारित सीमा प्रबंधन की ओर जो है वो आगे बढ़े। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत यह नई रणनीति जो लेकर आ रहा है, इससे पड़ोसी देश विशेषकर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लिए नए राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी लेकर आ रहा है? और हमें यह भी समझना होगा कि चीन इस पूरे दृष्टिकोण को कैसे देख रहा है। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो बीजिंग के नजर में जो है वो कैसा है, इस पूरे घटनाक्रम को बीजिंग किस रूप से देख रहा है, यानी कि चाइना किस रूप से देख रहा है, ये भी हमें देखना आवश्यक है। साथियों, चीन ने अभी तक इन सभी कदमों को कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसलिए हम संभावित रणनीतिक विश्लेषण की बात अगर करें तो किसी आधिकारिक चीनी रुख को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन जिस प्रकार से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जिस प्रकार से बीआरआई के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, सड़क, ऊर्जा, इन सभी माध्यम से बढ़ रहा है, नेपाल हमेशा भारत और चीन के प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि भारत चीन संतुलन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपने आप को बनाने का प्रयास कर रहा है। साथियों, 21वीं सदी की अगर इस रणनीति की अगर हम बात करें तो इस समय अगर हम बात कर रहे हैं तो आज एशिया में हिमालयी क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बन गया है। जैसे कि हम भारत, चीन, नेपाल, भूटान के बीच वाले क्षेत्र को देखें तो यहाँ जल संसाधन, परिवहन गलियारा, सीमा सुरक्षा, सैन्य तैनाती, क्षेत्रीय प्रभाव के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। इसलिए अब हिमालय का ये क्षेत्र केवल प्राकृतिक पर्वतमाला नहीं बल्कि एशियाई शक्ति के संतुलन का जो है एक प्रमुख केंद्र है। और इस केंद्र के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो ये दक्षिण एशिया के प्रभाव में यहाँ प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण एशिया में भारत और चीन दोनों अपनी अपनी उपस्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। भारत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों का अधिक प्रभाव दिखाना चाहता है, वहीं चीन जो है वो निवेश और संरचना, आर्थिक सहयोग के माध्यम से अपने पहुंच को मजबूत कर रहा है। और ऐसे में सीमा सुरक्षा से जुड़े भारत के हालिया कदम जो हैं, ये केवल सुरक्षा नीति के रूप में नहीं बल्कि राज्य की क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। यदि भारत सीमाओं का बेहतर नियंत्रण स्थापित करता है, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करता है, तकनीकी निगरानी क्षमता बढ़ाता है, तो पड़ोसी देशों के साथ सहयोगी संबंध बनाए भी रखता है, तो उससे उसकी क्षेत्रीय विश्वसनीयता और रणनीतिक प्रभाव दोनों जो हैं वो मजबूत हो सकते हैं। आर्थिक रूप से अगर इसके प्रभाव के बारे में बात करें साथियों, तो भारत अगर सीमा सुरक्षा को मजबूत करता है तो इसके आर्थिक प्रभाव जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरफ से हम देख सकते हैं। सकारात्मक अगर हम देखें तो इससे तस्करी में कमी आएगी। सकारात्मक रूप से अगर हम इसी बात को और भी ध्यान से समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से जो है वो बेहतर सुरक्षा और निवेश का एक अच्छा माहौल बनेगा, औपचारिक व्यापार को जो है बढ़ावा मिलेगा। लेकिन नकारात्मक प्रभाव की बात करें साथियों तो सीमावर्ती जो भी समुदाय हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, अनौपचारिक सीमा अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अतिरिक्त लागत जो है सरकार के ऊपर होगा। और भविष्य के लिए अगर हम बात करें तो भविष्य के लिए संभावित यही हो सकता है कि ये जो सीमाएं हैं वो अधिक सुरक्षित होंगी, अवैध घुसपैठ और तस्करी में कमी आएगी, भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच बेहतर समन्वय विकसित होगा, प्रवासन अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित होगा, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है? अगर पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ जाता है, सीमा और पहचान से जुड़े विवाद उभर सकते हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो सकता है और सीमा क्षेत्र में सामाजिक तनाव बढ़ने की भी आशंका हमें देखने को मिलती है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि ये कहानी केवल इल्लीगल माइग्रेशन तक हमें देखने को नहीं मिल रही है। इस कहानी के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो ये साउथ एशिया की भविष्य की कहानी है। भारत अपनी सीमाओं को एआई, सर्विलांस और डाटा ड्राइवन सिक्योरिटी मॉडल की ओर ले जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या साउथ एशिया ओपन बॉर्डर के युग से स्मार्ट बॉर्डर के युग में प्रवेश कर रहा है? यदि ऐसा होता है तो सबसे अधिक प्रभाव नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या स्वयं भारत किस पर पड़ेगा, ये अभी भी प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब आप
कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या साउथ एशिया की बॉर्डर पॉलिटिक्स अगले 10 वर्षों की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी बनने जा रही है। आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।